Hello friends and welcome to the Hindu editorial analysis for 14th of September 2023। तो आज काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स आए हुए हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। और आज हमने एक नई चीज़ और शुरू की है कि जो यूपीएससी के प्री के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं या चीज़ें हैं वो हमने आज थोड़ी सी हाईलाइट की हैं, और जो मेंस के लिए भी हैं उनके लिए भी हम आपको बताते चलेंगे साथ साथ कि आप उसमें मेंस में कैसे यूज़ करते थे, क्योंकि कल से जो है वो मेंस के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। तो एक दो डाटा ऐसा आया है जो आप आज यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट एडिटोरियल इज यूनिफाइड अप्रोच एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच टू हेल्थ कैन प्रिवेंट जूनोटिक स्पिलओवर। तो कॉन्टेक्स्ट तो जो निपा वायरस जो है कोझिकोड जो डिस्ट्रिक्ट है केरल का, वहाँ पे जो वो फोर्थ आउटब्रेक उसका हुआ है पिछले 5 सालों में जो है, तो उसके रिगार्डिंग ये यहाँ पे बोला गया है। और ये जो निपा वायरस है वो बेसिकली एक जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक वो होता है जिसमें ट्रांसमिशन जो है पैथोजन का एनिमल से ह्यूमंस के बीच में होता है। तो ये प्री के लिए आपके लिए फैक्ट है कि जूनोटिक जो पैथोजेंस होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं जिनमें ट्रांसमिशन एनिमल से ह्यूमन में होता है। और ये निपा वायरस का आपका ये भी पूछ सकता है कि इसका रिजर्वोयर क्या है, तो जो क्लोजेस्ट रिजर्वोयर है वायरस का वो है फ्रूट बैट्स, ठीक है ना। तो कोविड में भी हालांकि बैट्स को बोला जा रहा था, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं निपा वायरस जो रिजर्वोयर है वो फ्रूट बैट्स हैं। और अगर देखें तो सिचुएशन वही है कि जो पहले थी 2018 2017 18 19 और फिर 21 में 4 बार हो चुका है। और ये जो है सॉरी 3 बार पहले हो चुका है, चौथी बार जो है आउटब्रेक हो रहा है। तो उसमें वो इस जो सिचुएशन है वो ट्रीटमेंट के हिसाब से अभी भी सेम ही है, कोई क्योर नहीं है, ठीक है ना। सपोर्टिव केयर पे ही रहना पड़ रहा है और वही केवल एक लौता जो वे है जिससे हैंडल किया जा रहा है निपा इन्फेक्शन को, ठीक है ना। फिर आगे ऑथर ने बताया कि जो एक्सपीरियंस हमने प्रायर आउटब्रेक्स में देखा 2018 में 19 में और फिर 21 में, उन्होंने मेडिकल टीम्स को जो एक टूल किट जो प्रोटोकॉल का है वो जरूर प्रोवाइड किया है अक्रॉस द सेक्टर्स, जैसे कि मैनेजमेंट है, आइसोलेशन कर सकते हैं, कंटेनमेंट है और जो ट्रीटमेंट है, ठीक है ना। तो उसमें सब में अगर कुल मिला के देखें तो कॉन्स्टेंट विजिल है कैन बी द ओनली गार्ड अगेंस्ट सच आउटब्रेक, क्योंकि सॉल्यूशन आपके पास है नहीं, तो आप कॉन्स्टेंट विजिल रख सकते हैं, जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उनको आइसोलेट कर सकते हैं, कंटेनमेंट जोन बना सकते हैं, ठीक है ना। और जो सपोर्टिव सिस्टम है उससे आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं बस, ठीक है ना। तो यही बस एकमात्र ऑप्शन रहा है। हाँ, ऑथर ने ये जरूर कहा है कि जो अगर ग्लोबल आउटब्रेक्स पे देखें तो जो वहां से सीखना चाहिए था वो हमने अभी तक अनलर्न है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, ऑथर ने बताया, क्योंकि रिसर्च ने ये बताया है कि एंथ्रोपोजेनिक जो एक्टिविटी है दीज हैज अ डेफिनेट हैंड टू प्ले इन जोनोटिक स्पिलओवर। जो भी ये जोनोटिक डिजीज होती हैं उनमें जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी है उनका एक डेफिनेट रोल रहता है, डेफिनेट उनका पार्ट रहता है, तो उस पर हमें सीखना चाहिए। अगर निपा की बात करें तो रैपिड एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इन द ओरिजिनल हैबिटेट ऑफ जोन्स ऑफ द फ्रूट बैट्स हैज रिपीटेडली शोन अप ऑन द पोस्ट फैक्टर एनालिसिस की। अगर एनालिसिस करते हैं तो ये देखते हैं कि जो रिपीटेडली जो हैबिटेट जोन्स है फ्रूट बैट्स के उन उन रीजन्स में जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटी का एक्सपेंशन हुआ है, जिसकी वजह से ये एक रीजन हो सकता है कि जो ये जूनोटिक डिजीज का स्पिलओवर देखने को मिल रहा है उस रीजन में ही बार बार, ठीक है ना। फिर दूसरा ये भी बताया कि it is increasingly clear that the state needs to initiate a one health approach on the way forward। वे फॉरवर्ड की अगर आप बात करते हैं इस तरह के डिजीज को या इनको करने के लिए, तो वन हेल्थ अप्रोच को जो है फॉलो करना पड़ेगा। कोविड-19 पेंडेमिक में भी ये बात कही थी कि वन हेल्थ अप्रोच को कॉन्सेप्ट को लाइए। तो वन हेल्थ कॉन्सेप्ट क्या है, मेंस में भी आपके काम आएगा और प्री में भी। इट इज एन इंटीग्रेटेड यूनिफाइंग अप्रोच टू बैलेंसिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग द हेल्थ ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड एनवायरमेंट। तीनों को आपको एक साथ लेना पड़ेगा। और ये इसलिए क्योंकि कन्विक्शन ये है कि ह्यूमंस जो हैं वो सिम्बायोसिस में रहते हैं एंड दैट द हेल्थ ऑफ वन इम्पैक्ट द अनदर सिग्निफिकेंटली। ह्यूमंस, एनिमल्स और एनवायरमेंट तीनों एक तरह से सिम्बायोसिस में रहते हैं, और अगर एक की भी हेल्थ अफेक्ट होगी तो दूसरे पे उसका इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। ये वन हेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। नेक्स्ट एडिटोरियल लिटिल सकर एनी फेलियर टू एंकर इन्फ्लेशन विल ऐड टू द रिस्क टू ग्रोथ। तो ये जो अभी सीपीआई ने डाटा जो एनएसओ ने सीपीआई का डाटा जो रिलीज किया था इस मंथ के लिए, अगस्त के लिए, वो उसके रिगार्डिंग ये है कि हालांकि थोड़ा सा है कि जो इन्फ्लेशन है वो थोड़ी डिसलेट जरूर हुई है स्लाइटली अगस्त में, ठीक है ना। लेकिन जो कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स है वो अभी भी जो है जो मिलने मतलब फूड प्राइसेस की जो इन्फ्लेशन है वो अभी भी थोड़ी सी क्लोज टू 10% चल रही है। तो ये थोड़ा सा एक कंसर्न का इशू यहाँ पे बताया है। द नियर टर्म आउटलुक फॉर इन्फ्लेशन आल्सो मेड मोर अनसर्टेन बाय अदर फैक्टर्स इंक्लूडिंग अ डिस्टिंक्ट डेफिसिट इन मॉनसून रेनफॉल। और कुछ और फैक्टर्स है जिनकी वजह से कंसर्न और ज्यादा बढ़ गया है, जैसे कि अभी आपने देखा होगा इस बार जो है मॉनसून रेनफॉल का उसका डेफिसिट देखने को मिला, तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो है वो आने वाले सीजन में जो क्रॉप पे पड़ने वाला है, क्योंकि सोइंग कम हुई है
तो ज़ाहिर-सी बात है आउटपुट भी अगले आने वाले पीरियड में खरीफ के सीज़न में जो है वो खरीफ क्रॉप जो है उनका कम देखने को मिलेगा। तो इसमें ओनियन की बात की है, ओनियन का प्राइस कैसे जो है वो बढ़ा है। हालाँकि गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट पे जो है 40% जो ड्यूटी है वो बढ़ा दी है एक्सपोर्ट्स को कर्ब करने के लिए, ताकि जो प्राइसेज़ हैं वो कंट्रोल में रखे जा सकें। फिर जो दूसरे ड्राइवर की बात की है वो है क्रूड ऑयल। अगर देखें तो इट हैज़ सीन अ स्टेडी राइज़ इन प्राइसेज़ एज़ द आउटपुट कट्स बाय मेजर ऑयल प्रोड्यूसर्स ऑफ ओपेक प्लस ग्रुपिंग स्टार्ट टू बाइट। दूसरा ये कि जो क्रूड ऑयल के प्राइस है वो भी बढ़ रहे हैं और राइज पे हैं, ठीक है ना। तो ऑथर ने यहाँ पे बोला कि अनलेस सीपीआई इन्फ्लेशन डिसलरेट्स बाय एन इनक्रेडिबल 250 basis points in September to a 4.33% pace, price gains are certain to substantially overshoot the monetary authority 6.2% forecast for the July September quarter। जो मॉनेटरी पॉलिसी ने जो फोरकास्ट किया था कि 6.2% फोरकास्ट किया था जुलाई सितंबर क्वार्टर के लिए, तो वो कहीं ना कहीं हाई चला जाएगा। अगर एक इनक्रेडिबल कम से कम 250 बेसिस पॉइंट का उसमें जो सितंबर में जो है वो सीपीआई इन्फ्लेशन में जो है वो कमी आनी चाहिए, तब जाके जो है आप उसको मेंटेन कर पाएंगे, नहीं तो वो ओवर शूट कर जाएगा, ठीक है ना। तो उसने ये बताया कि आरबीआई ऑलरेडी उस स्ट्रेस में है इन चीज़ों से। ये जो इवेंट्स हैं जो एक तरह से जो जुलाई में काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ गई थी, तो फेलियर टू एंकर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन रिस्क हर्टिंग ग्रोथ, कि अगर आप इन्फ्लेशन को एंकर करना चाहते हो, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है ग्रोथ जो है वो आपकी हर्ट होने हो सकती है आने वाले टाइम में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अ मॉकरी ऑफ पेडागोजिक एथिक्स द ब्रेकिंग ऑफ ए बॉन्ड। तो यहाँ पे बेसिकली कॉन्टेक्स्ट है जो पिछले अभी पीछे जो इंसिडेंट हुआ था जिसमें एक क्लास टीचर ने जो है क्लासमेट से ही जो है स्टूडेंट को सेलेक्ट कराए थे, उसके रिगार्डिंग ये था। तो ऑथर यहाँ पे बात कर रहा है गैप्स इन टीचर ट्रेनिंग, कि अगर स्कूल से जो न्यूज आती है इस तरह की, ठीक है ना, दीज रेगुलरली रिमाइंड्स अस दैट द मोमेंटम जनरेटेड बाय द राइट टू एजुकेशन एक्ट दैट वाज एनेक्टेड ओवर अ डिकेड अगो हैज सबसाइडेड, कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट जो एनेक्ट किया गया था उसका जो जिस मतलब जो मोमेंटम उसने जनरेट किया था वो बेसिकली वो एक तरह से कहीं न कहीं दब रहा है, कहीं न कहीं वो पीछे जा रहा है। और पैरेलल स्फीयर्स ऑफ नेग्लेक्ट सरफेस्ड इन द क्रूशियल सेक्टर ऑफ टीचर ट्रेनिंग। जो टीचर ट्रेनिंग का सेक्टर है उसमें कहीं न कहीं नेग्लेक्ट जो है देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। 2008 में यहाँ पे ज़िक्र किया जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो है एक कमीशन जो है अपॉइंट किया था अंडर द लेट जस्टिस जेएस वर्मा के अंडर जो है कमीशन अपॉइंट किया था। और ये कमीशन बेसिकली किया था टू एग्जामिन द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ टीचर ट्रेनिंग। तो अगर एजुकेशन या टीचिंग से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन आता है मेंस में, तो आप उसमें इस कमीशन का जिक्र कर सकते हैं कि टीचर ट्रेनिंग के लिए जो है ये जो भी इसमें एलिमेंट्स है उनको एग्जामिन करने के लिए कमीशन जो है अपॉइंट किया गया था, ठीक है ना। उन्होंने एक मैग्निफिसेंट रिपोर्ट जो है सबमिट की थी 2012 में। उसने कुछ होप्स ज़रूर की थी कि भाई टीचर ट्रेनिंग में जो है कुछ अटेंशन दी जाएगी या स्टेटस जो है वो दिया जाएगा उसको कुछ, लेकिन जो होप है वो शॉर्ट लिव्ड ही रह गई, ठीक है ना। फिर ऑथर ने यहाँ पे लास्ट मंथ की भी बात, जो सुप्रीम कोर्ट का एक केस वर्डिक्ट पास किया है केस में जो कि टीचर ट्रेनिंग एट द प्राइमरी लेवल से कंसर्न था, उसमें भी बताया कि कोर्ट ने बोला है कि द एनसीटी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन हैज नॉट अप्लाइड इट्स माइंड while allowing बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री होल्डर्स टू टीच एट द प्राइमरी लेवल, कि बीएड को आपने अलाउ जो किया है कि आप प्राइमरी लेवल पे पढ़ा सकें, तो उसने उस कोर्ट ने एक तरह से उसको अगेंस्ट में मतलब बोला है कि बीएड इज ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद सेकेंडरी एजुकेशन। बीएड जो ट्रेडिशनली सेकेंडरी एजुकेशन से एसोसिएटेड है, आप कैसे अलाउ कर सकते हैं कि जो सेकेंडरी एजुकेशन वाला टीचर है वो प्राइमरी वालों को भी पढ़ा लेगा, ठीक है ना। फिर फर्दर ऑथर ने यहाँ पे जो बात की है वो एक और जो टीचर कमीशन जो रिपोर्ट थी जो कि चेयर की गई थी बाय डीपी चट्टोपाध्याय, उसकी उसकी उन्होंने बात की कि उन्होंने बहुत अच्छी जो है एक रिपोर्ट बना के दी थी। द रिपोर्ट शोड हाउ फार स्कूल टीचिंग इन इंडिया वाज फ्रॉम स्टैंडर्ड एंड एथिक्स दैट वन माइट रिगार्ड एज प्रोफेशनल। तो कितना दूर है स्टैंडर्ड्स और एथिक्स से इंडिया की जो स्कूल टीचिंग्स हैं वहाँ पे, तो उसके रिगार्डिंग ये रिपोर्ट दी थी। द चट्टोपाध्याय रिपोर्ट हैड एडवोकेटेड अ वेल रेड thoughtful teacher who is conscious of her decisions and actions, ठीक है ना, कि उनके हिसाब से रिपोर्ट के हिसाब से थॉटफुल टीचर वो है जो कि कॉन्शियस है अपने डिसीजन से भी और जो वो एक्शंस ले रहा है उसके हिसाब से भी। लेकिन अब ऑथर यही कह रहा है कि इस रिपोर्ट को ना तो कोई पढ़ता है ना ही इस पे कोई ध्यान देता है। जो भी बीएड में एग्जाम दे रहे हैं या बीएड में एडमिशन ले रहे हैं वो कोई इस रिपोर्ट को जो इतना ध्यान नहीं दिया जाता। इस रिपोर्ट का एक तरह से रेलेवेंस नहीं रहा है, ठीक है ना। reckless privatization implied that market laws should prevail in deciding emoluments। और वही है कि जो आप कॉन्ट्रेक्चुअल जो टीचर्स हायर किए जाते हैं उनको अलग अलग नाम दिए जाते हैं, कहीं पे गेस्ट टीचर बोल देते हैं, कहीं पे क्या बोलते हैं उसको
छात्र मित्र या और इस तरह के मतलब अलग अलग टर्म्स जो है वो लेके, तो एक तरह से प्राइवेटाइजेशन को जो है वो फेवर किया जाता है, ठीक है ना। और एनरोलमेंट जो है वो बढ़ रहा है, बट देयर वाज नो लास्टिंग इंप्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशन। आप एनरोलमेंट जरूर बढ़ा रहे हैं इससे, लेकिन जो वर्किंग कंडीशन है, जो एटमोसफेयर है, उस पे कोई जो है ऐसा कोई लास्टिंग इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। फाइनली उसने बात की सेटरिंग ऑफ ए बॉन्ड, जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक बॉन्ड होता है वो कहीं ना कहीं टूट रहा है। नो वर्थ वाइल एजुकेशन कैन टेक प्लेस व्हेन द बॉन्ड ब्रेक्स। और जब तक ये बॉन्ड ब्रेक रहेगा, मतलब ये बॉन्ड अगर टूटता है, तो आप वर्थ वाइल एजुकेशन की, क्वालिटी एजुकेशन की आप बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट इज द कॉम्प्लेक्स पाथ टू बायोफ्यूल सस्टेनेबिलिटी। तो जो ये अभी रिसेंट जो इनिशिएट वो लिया गया है अलायंस ऑन बायोफ्यूल्स के रिगार्डिंग, ये यहाँ पे जो आर्टिकल है उस कॉन्टेक्स्ट में है यहाँ पे, कि ऑथर ने बोला कि अगर पिछले कुछ सालों पहले देखें तो बायोफ्यूल्स पे वर्क करने को जो है जस्टिफाई करना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो वर्ल्ड को टेक ओवर कर रहे थे, ठीक है ना। तो देयर इज ग्रोइंग अवेयरनेस ऑफ द फैक्ट दैट नो डीकार्बनाइजेशन स्ट्रेटेजी ट्रेड ऑफ फ्री। लेकिन वही ऑथर ये कह रहा है कि कोई भी आप डीकार्बनाइजेशन स्टडी करेंगे तो वो जो है ट्रेड ऑफ फ्री नहीं हो सकती। क्यों? अगर आपको ट्रांजिशन करना है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, तो एग्जिस्टिंग जितने भी आपके इंटरनल कंबशन इंजन व्हीकल्स हैं, आईसी, उनको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, और इसको पूरी तरह से आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि उन इंजन में आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चला उन इंजन पे नहीं चल सकते, ठीक है ना। और ये सारा की सारी एक्टिविटी जो है, जिसमें आपको पूरा जो इंजन है उसको, व्हीकल को चेंज करना पड़ेगा, और जो पूरा सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आपको चेंज करना पड़ेगा, वो बहुत ही ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव है। और कैपिटल इंटेंसिव है तो क्या कॉस्ट हम उसकी अफोर्ड कर पाएंगे? फिर ठीक है ना, जो आपको बैटरी चाहिए, जो क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए, उनको भी आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, उससे आपकी एनवायरमेंटल कंसर्न्स और ज्यादा बढ़ेंगी। एंड ऑन हाउ दीज मिनरल्स आर माइंड अमंग अदर इश्यूज, और इस कि आप उसके मिनरल्स की जो माइनिंग करेंगे उससे एनवायरमेंटल इश्यूज और बढ़ेंगे, ठीक है ना। और बाकी रिलेटेड इश्यूज हैं वो भी बढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं आप उनको तो आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसी भी कॉन्टेक्स्ट में उतरने फिर कहा कि बायोफ्यूल्स ऑन द अदर हैंड, अगर आप बायोफ्यूल्स को देखें वहीं पे, तो ये उसी एग्जिस्टिंग आईसी इंजन में जो है वो यूज हो सकते हैं, और उसी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जो है वो काम किया जा सकता है। जो आपके पास एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन आपको करने पड़ेंगे, उसके बाद जो है आपको वही इंफ्रास्ट्रक्चर भी और वही एग्जिस्टिंग आईसी इंजन आपके काम हो सकते हैं, और आपको एक तरह से इंपोर्ट इंडिपेंडेंस भी आपको ये ऑफर करेंगे, कि अभी आप जो क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम आप इतना इंपोर्ट करते हैं, वो बिल भी आपका कहीं ना कहीं बचेगा, ठीक है ना। हाउएवर, फिर ऑथर ने फर्दर यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि बायोफ्यूल इज अ ब्लैंकेट टर्म। बायोफ्यूल एक ब्लैंकेट टर्म है, उसमें दोनों ही इंक्लूड होते हैं, सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स भी और अनसस्टेनेबल बायोफ्यूल्स भी, दोनों उसमें थे। तो इनके बीच में डिफरेंस को समझना जो है वो बहुत एसेंशियल है टू ड्राइव इफेक्टिव डीकार्बोनेशन एक्शन। अगर आप इफेक्टिवली डीकार्बोनेशन एक्शन करना चाहते हैं वाकई में, तो आपको इन दोनों के बीच के डिफरेंस को समझना जो है वो बहुत जरूरी है। इंडिया के लिए क्या क्या चैलेंज है, इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में अगर बायोफ्यूल अगर आप बात करें तो वो सिनोनिमस है विद फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल की बात होती है सिर्फ। और हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे टाइप्स ऑफ फ्यूल पे भी आपको क्वेश्चन आ जाता है, प्री में भी ये आ जाता है कई बार क्वेश्चन, मेंस में भी। तो फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल वो है जो आप प्राइमरली सोर्स करते हैं फूड क्रॉप से। तो मतलब कहीं ना कहीं आप फूड क्रॉप्स को साइडलाइन करते हुए, जो डिमांड्स है फूड क्रॉप्स की, उसको साइडलाइन करते हुए आप जो है जनरेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। द पॉलिसी टारगेट इन इंडिया ऑफ अचीविंग 20% ethanol blending with petrol E20 by 2025-6 is expected to be met almost entirely by the 1G ethanol made from sugar cane and food grains। तो मेनली जो ब्लेंडिंग 20% की बात हो रही है, जिसका टारगेट हमने 2025-26 तक रखा है, वो जो मेट होने वाला है मेनली एंटायरली, जो ऑलमोस्ट एंटायरली जो है वो 1G एथेनॉल, फर्स्ट जनरेशन एथेनॉल से होने वाला है, और जिसका जनरेशन किससे होता है, या तो शुगर केन से या फूड ग्रेन से। वहीं सेकंड जनरेशन इथेनॉल की बात करें, जो कि क्रॉप वेस्ट और रेजिड्यू जो है उनसे डेवलप होती है, इज अनलाइकली टू कंट्रीब्यूट मच टू अचीविंग दिस टारगेट। उसका इसमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं होने वाला है, ड्यू टू सेवरल चैलेंजेस रिलेटेड टू फीड स्टॉक सप्लाई चेन एंड स्केलिंग। इन फीड स्टॉक सप्लाई चेन जो है उसकी वजह से और स्केलिंग अप की वजह से, ये जो सेवरल चैलेंज है इन इशू इनमें, उनकी वजह से इसका कंट्रीब्यूशन काफी कम रहने वाला है। अब आप जब आप शुगर केन की बात करते हैं, शुगर केन प्रोडक्शन क्या है, एक वाटर इंटेंसिव ये क्रॉप है, ठीक है ना। इसको ग्रो करने के लिए आपको वाटर बहुत सारा चाहिए, तो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन इंप्लीकेशंस आएंगे आपको जब आप शुगर केन ग्रो कर रहे हैं, ठीक है ना। बट द फूड सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस ऑफ ग्राउंड वाटर डिप्लीशन एंड ऑफ यूजिंग फूड ग्रेन्स फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन आर हार्डर टू इमेजिन। और दूसरी बात, फूड ग्रेन्स को आप एक तरह से सोर्स कर रहे हैं इथेनॉल जनरेशन के लिए, तो कहीं ना कहीं जो आप फूड ग्रेन्स को आप ट्रांसफर कर रहे हैं, तो जो फूड सिक्योरिटी है वो कहीं ना कहीं वो आने वाले टाइम में हो सकता है उस पर ज्यादा इम्पैक्ट हो। अभी करंटली तो हम क्योंकि फूड सरप्लस है तो हम कर सकते हैं, लेकिन जो डाइवर्ट
कर रहे हैं हम सरप्लस प्रोड्यूस को टुवर्ड्स एनर्जी और स्पेसिफिकली ग्रोइंग ए क्रॉप फॉर एनर्जी मे नॉट बी सस्टेनेबल स्ट्रेटेजी। ये बिल्कुल भी सस्टेनेबल स्ट्रेटेजी नहीं है, ऐसा ऑथर ने बताया कि जो आप सरप्लस प्रोड्यूस को एनर्जी की तरफ कर रहे हैं या फिर आप क्रॉप जो है ग्रो कर रहे हैं मेनली एनर्जी के लिए, ठीक है ना। एक तो वाटर इंटेंसिव है, दूसरा आप फूड ग्रेन्स जो है उसके मतलब फूड सिक्योरिटी को कहीं ना कहीं आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके लिए तीन रीजन बेसिकली होते हैं बताया यहाँ पे। पहला बताया कि इंडिया की जो क्रॉप यील्ड्स है हैव ऑलरेडी स्टैग्नेट हो चुकी है और ग्लोबल वार्मिंग जो है इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस यील्ड्स, उसकी वजह से यील्ड जो है वो घटने वाली है। अभी आप देख रहे होंगे कि रेनफॉल कम हुआ है, अभी हमने पीछे बात किया, उसकी वजह से जो है वो सोइंग कम हुई है, तो क्रॉप जो है आउटपुट वो कम होने वाला है, ठीक है ना। दूसरा जो ऑथर ने दिया कि ए रिसेंट स्टडी लेड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन projected that rates of groundwater depletion could triple during 2040-80 when compared with current rate। अगर करंट रेट में जो डिप्लीशन हो रहा है ग्राउंड वाटर का उसको देखें तो 2040 से 81 के बीच में ट्रिपल होने वाला है। तो ऑलरेडी ही इतनी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं हम ग्राउंड वाटर डिप्लीशन की वजह से, तो आने वाले टाइम में आप उसको एड्रेस कैसे कर पाएंगे, ठीक है ना। विद सच लिमिटेड रिसोर्सेज बीट ग्राउंड वाटर और एरेबल लैंड फूड प्रोडक्शन शुड बी प्रायोरिटाइज ओवर फ्यूल। ऑथर ने ये कहा कि फूड प्रोडक्शन को आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा फ्यूल के ऊपर, तो इसलिए ऑथर ने तीसरा और देख लेते हैं फिर बात करें। थर्ड ये है कि तो एग्रीकल्चर सेक्टर इज वन ऑफ द हार्डेस्ट टू अबेट इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट ग्रीन हाउस गैस एमिशन। अगर डायरेक्ट ग्रीन हाउस गैस एमिशन की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो उसमें आप कम नहीं कर सकते, मतलब उसमें ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन है उसको आप रिड्यूस नहीं कर सकते, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसलिए ऑथर ये कह रहा है कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो आप इस सेक्टर से जो है वो बढ़ा रहे हैं, इसके लिए फॉर मोटर फ्यूल प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू डिक्रीज ग्रीन हाउस फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट सेक्टर, कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जो है ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम हो जाए, तो इसलिए आप इस सेक्टर में जो एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रीन हाउस गैस एमिशन को बढ़ा रहे हो। तो एक तरह से ये एक अननेसेसरी बैलेंसिंग कर रहे हो आप, ठीक है ना। तो इससे अगर नेट बेनिफिट देखे तो वो कुछ अचीव नहीं होने वाले, एक सेक्टर में घटाया दूसरे में बढ़ा दिया तो क्या नेट इफेक्ट हुआ है, ऐसा ऑथर ने तीसरा रीजन बताया है, ठीक है ना। तो वहीं दूसरी तरफ तो ऑथर इसलिए फेवर करें कि सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स की तरफ आप बात कीजिए। तो सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम क्रॉप रेजिड्यूज एंड अदर वेस्ट विद लो वाटर एंड ग्रीन हाउस गैस फुटप्रिंट। ये बेसिकली आपको यूज करना है, डेफिनेशंस में आप यूज कर सकते हैं मेंस में, कि सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स वो होते हैं जो क्रॉप रेजिड्यूज से आप बना रहे हो या वेस्ट से बना रहे हो, या जिनमें लो वाटर और ग्रीन हाउस गैस फुटप्रिंट उनका है, मतलब वाटर डिप्लीशन भी वो कम हो, कम वाटर इंटेंसिव वाली क्रॉप्स होनी चाहिए आपकी, ठीक है ना, और उसका जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो भी उसका कम होना चाहिए, ठीक है ना। G20 समिट में जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हुए थे लास्ट वीक जो हुआ है उसमें भी एक्सपेक्ट किया गया था टू स्ट्रेंथन द डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स इन एडिशन टू प्रमोटिंग इथेनॉल अपटेक। इथेनॉल ब्लेंडिंग की तो बात हुई है, लेकिन वहां पे वही है कि आपको जो डेवलपमेंट करना है वो सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स का बात करना है, उसके तरफ आपको जाना है, ठीक है ना। सस्टेनेबल बायोमास यूज की बात करें तो एनर्जी ट्रांजिशन कमीशन जो है वो है, उसने अपनी रिपोर्ट में बताया था, रिपोर्ट का नाम आप देख सकते हैं यहाँ पे, बायो रिसोर्सेज विद इन अ नेट जीरो एमिशंस इकोनॉमी। तो ये प्री के लिए है मेनली कि एनर्जी ट्रांजिशन कमीशन ने जो रिपोर्ट दी थी, और उसने रिकमेंड किया था कि बायोमास शुड बी प्रायोरिटाइज फॉर यूज इन सेक्टर्स वेयर देयर आर लिमिटेड लो कार्बन अल्टरनेटिव। कि बायोमास को सिर्फ आप उसी सेक्टर में प्रायोरिटाइज कीजिए जहां पे जो है आपके पास लो कार्बन अल्टरनेटिव्स लिमिटेड हैं, ऐसा नहीं कि आप हर जगह इसको यूज कर लीजिए, ठीक है ना। फिर ऑथर ने यहाँ पे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की भी बात की है, तो उसने ये बताया था कि टू अचीव नेट जीरो एमिशंस बाय 2050 ग्लोबली सस्टेनेबल बायोफ्यूल प्रोडक्शन नीड टू ट्रिपल बाय 2030 टू फ्यूल मोड्स दैट हैव फ्यू अदर मिटिगेशन ऑप्शंस। कि आपको ग्लोबली अगर नेट जीरो एमिशंस करने हैं तो बायोफ्यूल प्रोडक्शन को आपको ट्रिपल करना पड़ेगा, ठीक है ना, बाय 2030, ठीक है ना, जहां पे आपके पास और कोई मिटिगेशन ऑप्शंस नहीं है, ठीक है ना। फिर ऑथर ने भी कहा कि ऑल्दो 1G इथेनॉल इज अनलाइक टू फिट द बिल 2G इथेनॉल कुड बी काउंटेड एज सस्टेनेबल फ्यूल। आप 1G इथेनॉल फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल को तो आप नहीं कह सकते कि वो सस्टेनेबल है, लेकिन ये 2G इथेनॉल जो है वो एक तरह से काउंट किया जा सकता है एज ए सस्टेनेबल फ्यूल, स्पेशली इफ द प्रोडक्शन इज डिसेंट्रलाइज। और वो भी तब जब आप प्रोडक्शन को डिसेंट्रलाइज कर देंगे। डिसेंट्रलाइज मतलब कि क्रॉप रेजिड्यूज डू नॉट हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड लार्ज डिस्टेंसेज टू ए सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। कि आपको दूर दूर से ट्रांसपोर्ट करके जो है वो रेजिड्यूज नहीं लानी पड़े, क्योंकि अगर आप दूर से ला रहे हैं तो फिर तो अल्टीमेटली वही ग्रीन हाउस गैस को कहाँ से आप एमिशन कर रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन में और ज्यादा एमिशन आपका हो गया है। तो डिसेंट्रलाइज वे में आपको जो है अचीव करेंगे तो वो ज्यादा एक तरह से मतलब सस्टेनेबल माना जाएगा। तो बैलेंसिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल विद द एनर्जी नीड्स एंड कॉस्ट ऑफ बायोमास कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट अक्रॉस लार्ज डिस्टेंस ए मेजर चैलेंज। और यही मेजर चैलेंज है कि आप बायोमास कलेक्शन कैसे कर पा रहे हो और आप उसका ट्रांसपोर्टेशन लार्ज डिस्टेंसेज में कैसे कर पा रहे हो, वो मेजर चैलेंज रहने वाला है,
ठीक है ना। तो अचीविंग ट्रू सस्टेनेबिलिटी इज कॉम्प्लेक्स स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू बायोफ्यूल। तो बायोफ्यूल के केस में जो है ट्रू सस्टेनेबिलिटी अचीव करना जो है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जो है वो रहने वाला है। तो इसीलिए ऑथर ने फाइनली कंक्लूड किया, देयरफॉर एनी स्ट्रेटेजी शुड बी केयरफुली एग्जामिन्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लार्जर इकोसिस्टम टू अवॉइड अनइंटेंडेड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। तो किसी भी अगर आप स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट कर रहे हो तो उसके आपको केयरफुली एग्जामिनेशन करना पड़ेगा और उनको आपको देखना पड़ेगा कोई अनइंटेंडेड जो है नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ना हो जाए, उनको आपको अवॉइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अच्छा आर्टिकल था। आगे देखते हैं, प्रोटेक्टिंग फ्लड प्लेन्स इज द नीड ऑफ द आवर। तो ऑथर ने यहाँ पे बताया कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अगर देखें तो उसने बताया कि फ्लड्स जो है वो और उनकी फ्रीक्वेंसी भी और इंटेंसिटी भी जो है वो दोनों बढ़ने वाली है। ठीक है ना, इंटेंसिटी जो एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन की है वो भी कंटिन्यू रहने वाली है। किस और इन सब का कारण क्या है, हमारा क्लाइमेट चेंज। दूसरा, अगर लास्ट ईयर देखें तो पाकिस्तान में डिवास्टेटिंग फ्लड्स आई थी जिसमें 1700 लाइव्स लगभग लोगों की जान गई थी और उसने लगभग 33 मिलियन पीपल को अफेक्ट किया था। वहीं 2013 में जो है फ्लड उत्तराखंड में आई, 2014 में फ्लड कश्मीर वैली में आई, 2015 में चेन्नई में आई, 2017 में गुजरात में आई। ठीक है ना, और इन सभी ने कहीं ना कहीं लाइव्स और लाइवलीहुड्स का जो है वो काफी लॉस किया था और डैमेज जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी काफी पहुंचाया था। और अभी रिसेंट जो अभी इस ईयर की बात करें तो जो बहुत सारे कुछ जो रीजन्स हैं हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे आपने देखा होगा बहुत सारी लैंडस्लाइड्स देखने को मिली है डिवास्टेटिंग। ठीक है ना, फिर यमुना का वाटर लेवल आपने देखा होगा कि 45 साल का जो रिकॉर्ड टूटा इस बार में। ठीक है ना, तो सारे के सारे डिजास्टर्स ये पॉइंट आउट करते हैं कि द सिवियरिटी ऑफ द सिचुएशन एंड द अर्जेंट नीड टू टैकल इट। इस सिचुएशन बहुत सीवियर है और उसको टैकल करने की जरूरत है। मेंस के लिए आपके लिए एक डाटा है, क्योंकि अर्बन फ्लड्स पे पीछे भी क्वेश्चन पूछा है, फ्लड से रिलेटेड और लैंडस्लाइड से रिलेटेड फिर से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसको लिख सकते हैं कि एज पर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ओवर 40 मिलियन हेक्टेयर्स which is nearly 12% of the total land area of India is prone to floods। फ्लड्स के लिए प्रोन है लगभग 12% टोटल एरिया जो है हमारी कंट्री का, और 40 मिलियन हेक्टेयर ये एब्सोल्यूट टर्म्स में बताया गया है। ठीक है ना, फिर ऑथर ने भी कहा है कि हम जो प्राइमरी रिलाय करते हैं वो करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 पे, लेकिन ये एक्चुअली ये तो इसलिए ये रूल जो है ये सिर्फ फ्लड मैनेजमेंट के लिए तो बनाया नहीं है, ये तो एक तरह से सभी तरह के मल्टी हजार्ड वाला एक तरह से रिस्क को देखने के लिए बनाया गया है। और इस एक्ट के अगर अकॉर्डिंगली देखें तो ये एक्ट कहता है कि डिजास्टर्स कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, कि डिजास्टर्स को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। हालांकि ये एंटायरली करेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी देखें फ्लड की तो आपके पास कुछ प्रेडिक्शंस तो रहते हैं कि आप बता सकते हैं। ठीक है ना, फिर फर्दर ऑथर ने बोला है, हाँ, चेंज इन स्ट्रेटेजी, कि डिजास्टर रिस्क अगर अक्रॉस द वर्ल्ड देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि वो एनवायरमेंटल और जो नेचुरल रिसोर्स की गवर्नेंस है उनमें ही उनका जो रीजन है वो छुपा हुआ है। ठीक है ना, कुछ इसने एग्जांपल भी दिए जहाँ पे जो है स्ट्रेटेजी को शिफ्ट किया गया है टू फ्लड रिस्क मैनेजमेंट एज अपोज टू फ्लड प्रोटेक्शन। फ्लड प्रोटेक्शन से उन्होंने जो है फ्लड रिस्क मैनेजमेंट पे जो है वो बात किया है। और की एलिमेंट जो होता है मैनेजमेंट में वो होता है स्ट्रेटेजी में वो होता है रिटेंशन ऑफ वाटर एंड रेस्टोरेशन ऑफ फ्लड प्लेन्स। तो बेसिकली इसकी तरफ शिफ्ट कर गई है बहुत सारी कंट्री, तो इंडिया को भी इसकी तरफ जरूरत है। इंडिया में अगर देखें तो देयर आर लार्ज स्केल एनक्रोचमेंट्स ऑन फ्लड प्लेन्स। कंट्रेरी टू इंडिया अगर देखें तो आपको बहुत ज्यादा एनक्रोचमेंट देखने को मिलेगा लार्ज स्केल फ्लड प्लेन्स पे। ठीक है ना, और जिसकी वजह से जो फ्रीक्वेंसी है फ्लड की वो भी बढ़ जाती है और जो डैमेज होता है उनके द्वारा वो भी कहीं ना कहीं बढ़ ही जाता है। 2018 की अगर कैग की रिपोर्ट देखें सीएजी की, तो उसने बताया था जो तमिलनाडु में जो फ्लड्स आई थी 2015 उसमें 15 में चेन्नई फ्लड जो आई थी, उनका मेन रीजन बताया था कि एनक्रोचमेंट जो हुआ फ्लड प्लेन्स में ऑफ द रिवर्स ऑफ तमिलनाडु, वो जो मेन रीजन उसने बताया था, एंड द फेलियर टू एक्ट ऑन देम एज द प्राइम रीजन फॉर द चेन्नई फ्लड। तो सीएजी ने उसको बोला भी था कि जो डिलज हुई थी चेन्नई फ्लड्स की वो था मैन मेड डिजास्टर, उन्होंने उसको बोला था। ठीक है ना, तो ऑक्यूपाइंग फ्लड प्लेन्स वही है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन जो वर्क हो रहा है फ्लड प्लेन्स में वो कहीं ना कहीं उसकी कैपेसिटी जो रिवर्स की है टू कंटेन अ हाई लेवल ऑफ वाटर विद इन दियर बैंक्स वो कहीं ना कहीं उसकी घट जाती है। तो ये तो एक है ही। फिर दूसरा ऑथर ने बताया कि इन द वेक ऑफ द मैसिव फ्लड इन 2013 में जो फ्लड्स आई थी उत्तराखंड में, तो उसमें एनजीटी ने ये बोला था virtually bad construction of buildings 200 मीटर along the banks of गंगा in a 2015 डायरेक्टिव है कि 200 मीटर के बैंक के अराउंड जो है वो आप कोई भी बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन आप नहीं करेंगे। हालांकि वो एनवायरमेंट मतलब इतने अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन उनका नहीं हुआ है, उनको बाईपास कराया ही गया है। फिर उत्तरांचल रिवर वैली डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट एक्ट की बात की होता है ना, ये भी मेंस के लिए आप लिख सकते हैं। उसमें भी बताएगा
कि इट इज मीन्ड टू रेगुलेट माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन इन द रिवर वैली। तो अगर ये है कि गवर्नमेंट के क्या क्या इसमें स्टेप्स रहे हैं, तो उसमें आप दोनों बता दें। 2013 की फ्लड के बाद एनजीटी ने एक्टिव कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग्स को जो बार कर दिया था 200 मीटर अलोंग द बैंक्स ऑफ गंगा, और जो उत्तरांचल रिवर वैली डेवलपमेंट मैनेजमेंट एक्ट 2005 है, उसने भी रेगुलेट करता है माइनिंग और कंस्ट्रक्शन को उसमें। हालांकि इनका इम्प्लीमेंटेशन कितना हो रहा है, ये कोई उस पर ऑथर ने बोला कि इनका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हो रहा है। लॉज इन इंडिया विच आर मीन टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट आर नॉट इम्प्लीमेंटेड। वही बात की लॉ इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं होता है। व्हाइल देयर आर सेंट्रल पॉलिसी मेजर्स टू प्रोटेक्ट फ्लड प्लेन्स, दे आर मोस्टली नॉन बाइंडिंग ऑन स्टेट। सेंट्रल पॉलिसी मेजर जरूर है, लेकिन वो स्टेट्स पे नॉन बाइंडिंग। और तीसरा ऑथर ने बताया नो स्टेट इन इंडिया हैज बीन एबल टू प्रिवेंट एनक्रोचमेंट ऑन फ्लड प्लेन्स। और तीसरा ये है कि कोई भी स्टेट जो है वो एनक्रोचमेंट को वो कंट्रोल करते हुए जो या प्रिवेंट करते हुए नहीं दिखा है। प्रिजर्व इकोसिस्टम, तो बहुत सारे एक्सपीरियंस अगर हम देखें तो वो यही पॉइंट आउट करते हैं कि द पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग इकोसिस्टम सच एज वेटलैंड्स, फॉरेस्ट, लेक्स एंड कोस्टल एरियाज इन रिड्यूसिंग फिजिकल एक्सपोजर टू नेचुरल हैजार्ड्स सच एज फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स और नेचर बाय सर्विंग एज बफर्स। ये सारे के सारे वेटलैंड, फॉरेस्ट, लेक्स, कोस्टल एरियाज ये बफर का काम करते हो। इनका आप प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये फ्लड्स और इस तरह के जो एवलांचेज या फिर जो लैंडस्लाइड्स हैं वो कहीं ना कहीं आप उनसे बच जाते हैं। क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन इज अ क्रॉस सेक्टोरल इशू, क्योंकि क्लाइमेट चेंज कोई एक तो है नहीं, तो इसमें कई सारे लॉ आपके लगेंगे। लैंड यूज का लगेगा, प्रिजर्वेशन ऑफ वाटर बॉडीज रहेगा, कोस्टल रेगुलेशन रहेगा, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट रहेगा। तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जरूर है। ए मल्टीट्यूड ऑफ लॉज नीड टू बी इंटीग्रेटेड इनटू अ कोहेरेंट फ्रेमवर्क, और आपको बहुत सारे लॉज को एक कोहेरेंट फ्रेमवर्क में करना पड़ेगा। लेकिन वहीं पे ऑथर ने क्या है, इसको अचीव करने के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल चाहिए। वहीं पे अगर आप पॉपुलिस्ट लीडर्स को देखें, दोज टेंड टू रिस्ट्रेन फ्रॉम इम्प्लीमेंटिंग ग्रीन पॉलिसीज, से वो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। दिस मस्ट चेंज इफ वी वांट टू सेव लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स एंड सेफगार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा अगर आप सच में लाइवलीहुड और इंफ्रास्ट्रक्चर को सेफगार्ड करना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। द डेडलीस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट अर्थक्वेक इन रिकॉर्डेड हिस्ट्री। तो जो अभी आज का ये पूरा डाटा पॉइंट जो है वो पूरा अर्थक्वेक्स पे बेस्ड है, उनकी इंटेंसिटी और उनके मैग्नीट्यूड पे बेसिकली। तो जो सॉरी जो पावरफुल 6.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक अभी मोरक्को में आया था नियर द एंशिएंट सिटी ऑफ मराकेश। तो ये आपसे प्री में पूछा जा सकता है, ये मराकेश कहाँ पे, ये मोरक्को में है। मैप का ये पॉइंट है एक तरह से। तो लास्ट वीक जो आया है उसने लगभग 2900 पीपल जो है उसमें उनकी डेथ हुई है। और अगर ये सिग्निफिकेंट अर्थक्वेक इवेंट जो है डाटाबेस है जो कि मेंटेन किया जाता है नेशनल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन, यूएस बेस्ड गवर्नमेंट एजेंसी है, वो मेंटेन करते हैं। तो उसके हिसाब से ये मोरक्को का स्ट्रॉन्गेस्ट जो है अर्थक्वेक ये है, ठीक है ना। और प्री के लिए एक और डाटा है, ये डाटाबेस जो है यूजेस द मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल। तो आपसे ये पूछा गया मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल किससे रिलेटेड, तो अर्थक्वेक को मेजर करता है। इट इज यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ रीसेंट क्वेक्स, और इसको जो है वो अब आजकल के जो क्वेक्स आ रहे हैं उनको इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए ये मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल का यूज किया जा रहा है, ठीक है ना। हालांकि उसने कहा कि ये डाटा जो है आपको वो एक क्वेश्चन के साथ लेना है, क्योंकि जो अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा वेराइज डिपेंडिंग ऑन द कंट्री, कंट्री के आधार पे जो है डिपेंड करती है अवेलेबिलिटी डाटा की, ठीक है ना। क्योंकि हर सारा डाटा एग्जैक्ट नहीं है। पिछले 200 साल में देखें, हालांकि यहाँ पे 2150 से जो है बीसी से जो है वो डाटा जो है वहाँ पे लिया गया है। तो अगर पिछले 200 सालों में देखें तो हेती सो द डेडलीस्ट अर्थक्वेक इन 2010 व्हिच किल्ड 3.16 लाख पीपल। तो हेती में जो अर्थक्वेक आया था 2010 में, वो डेडलीस्ट अर्थक्वेक रहा है पिछले 200 सालों में, जिसमें 3.16 लाख लोगों की जो है वो जान गई थी। सेकंड और थर्ड डेडलीस्ट अगर देखें तो वो चाइना में रहे 1920 में और 1976 में, जिसमें डेथ टोल जो है 2 लाख और रेस्पेक्टिवली 2.4 लाख जो है वो 42 लाख रहा, ठीक है ना। लास्ट 200 ईयर्स में अगर देखें तो चाइना में जो है सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वैक्स जो आए हैं 428 पे रहा है इसी डाटा के कारण से। वहीं इंडोनेशिया में 366 सेकंड नंबर पे, ईरान में 272, फिर जापान में 256 और टर्की में 209। तो इंडिया ने पिछले 200 सालों में कितने अर्थक्वेक रिकॉर्ड किए, तो वो 85 जो है वो अर्थक्वेक रिकॉर्ड किए, प्री में भी और मेंस में भी आप डाटा जो है वो पॉइंट कर सकते हैं अगर आता है कुछ तो। However, these are crude estimates given that older data are based on written record। ये जो डाटा है अगर 2150 बीसी से भी देखें तो चाइना में जो है वो सबसे ज्यादा रिकॉर्डेड अर्थक्वेक्स हैं और 620 रिकॉर्डेड अर्थक्वेक्स हैं, क्लेमिंग द लाइफ ऑफ नियरली 20.75 लाख पीपल। हालांकि ये है ऑथर ये कह रहा है कि रिटर्न रिकॉर्ड के आधार पे जो है वो एस्टिमेट्स लिए गए हैं जो डेथ टोल ली गई है, ठीक है ना। द डेडलीस्ट अर्थक्वेक टू हैव हिट इंडिया, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो अगर चाहे लास्ट के 200 ईयर्स देख लीजिए, चाहे सिंस 2150 बीसी से देख लें अगर हम, तो वो 2001 का जो गुजरात में भुज अर्थक्वेक आया था वो जो है डेडलीस्ट अर्थक्वेक रहा, कंसिडर किया जाता है। और उसमें लगभग 20,000 लोगों की जो है वो डेथ हुई थी।
ठीक है ना, जान गई थी। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड के हिसाब से देखें तो 4 क्वेक अर्थक्वेक जो हैं जिनका मैग्नीट्यूड 9 से ऊपर रहा था, वो टोटल 4 अर्थक्वेक्स हैं 200 पिछले 200 सालों में जिनका मैग्नीट्यूड 9 से ऊपर रहा है। इसमें जो सीवियर क्वेक स्ट्रक किया था वो था चिलियन सिटी ऑफ पुएर्टो मोन्ट में 1960 में 9.5 के स्केल पे ये आया था। उसके बाद बाकी जो 3 है वो अलास्का में 1964 में 9.2 स्केल का, होन्शु जापान में 2011 में 9.1 का, और सुमात्रा इंडोनेशिया में 2004 में 9.1 स्केल का जो है वो रहा है। तो मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो ये 4 जो है वो हाईएस्ट मैग्नीट्यूड के रहे हैं। ऑफ द 10 मोस्ट सीवियर अर्थक्वेक्स सिंस 2150 बीसी, 7 हैव अकर्ड इन द लास्ट 200 ईयर्स। और अगर 2150 बीसी से देखें तो 10 जो मोस्ट सीवियर अर्थक्वेक्स हैं वो पिछले 200 सालों में ही आए हैं। भुज अर्थक्वेक अगर इंडिया का देखें वो डेडलीस्ट जरूर रहा इंडिया में, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा डेथ टोल रहा, लेकिन वो स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं था। अगर स्ट्रॉन्गेस्ट अर्थक्वेक की बात करें तो 1941 क्वेक अर्थक्वेक आया था अंडमान में, और 1897 का क्वेक जो आया था असम में। वो दोनों ही जो कंसिडर किया जाता है स्ट्रॉन्गेस्ट विद मैग्नीट्यूड ऑफ 8 अकॉर्डिंग टू एनसीआई। उनका दोनों का ही मैग्नीट्यूड 8 रहा था और वो स्ट्रॉन्गेस्ट है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ऑन मैग्नीट्यूड स्केल। वहीं पे जो भुज अर्थक्वेक है वो सिर्फ 7.6 रिक्टर स्केल पे जो है मैग्नीट्यूड में रहा था। तो दिस इज इट रिगार्डिंग डाटा पॉइंट। आगे देखते हैं, एनालाइजिंग द ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट। तो ये स्टॉक टेक रिपोर्ट काफी न्यूज में रही थी, G20 समिट में भी इसका मेंशन किया गया था। इसके जो आउट, हालांकि G20 समिट से पहले आ गई थी रिपोर्ट, तो इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए जो G20 समिट में डिक्लेरेशन की थी वहां पे थोड़ी सी चीजें पॉइंट आउट की गई थी, ठीक है ना। तो यूनाइटेड नेशन के क्लाइमेट सेक्रेटरीट ने जो है इसको ये रिपोर्ट को जनरेट किया था, टू डिस्कस द प्रोग्रेस अचीव्ड बाय कंट्रीज इन अचीविंग द गोल्स ऑफ पेरिस एग्रीमेंट 2015 में जो पेरिस एग्रीमेंट होता है उसका गोल्स को कितना अचीव किया गया उसके रिगार्डिंग ये जो है रिपोर्ट ली गई थी। तो इस रिपोर्ट को ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट क्यों कहा जाता है, तो ये तो इसलिए है क्योंकि जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में था उसमें ये डिसाइड हुआ हर 5 साल में जो है वो जो है स्टॉक लेना पड़ेगा आपको सिचुएशन का। दे ऑल्सो एग्रीड टू periodically review or take the stock of efforts made by individual countries in containing greenhouse gases and transitioning their fossil fuel dependent energy system to renewable sources। तो उसका स्टेक लेना पड़ेगा आपको, रिव्यू लेना पड़ेगा कि आप क्या क्या एफर्ट जो है वो किए गए हैं, ठीक है ना, ट्रांजिशन के लिए भी और ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कंटेन करने, कर्टेल मतलब रिड्यूस करने के लिए या कंटेन करने के लिए भी, ठीक है ना। तो ये पहली रिपोर्ट है जो इस साल जो दी गई है, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू डिस्कशन इन नवंबर, जो नवंबर में दुबई में 28th सीओपी होने वाली है। तो ये भी प्री के लिए इंपॉर्टेंट कि 28th सीओपी आपकी दुबई में होने वाली है। तो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो नवंबर में होने, तो उसमें जो डिस्कशन होंगे वहाँ वो कहीं ना कहीं जरूर से इन्फ्लुएंस होंगे इस रिपोर्ट से। और जो अभी देखें तो इसने रिपोर्ट में जो है बेसिकली जो लेटेस्ट एनडीसी सबमिट हुए थे 2020 में वो इनके ऊपर जो है इसमें लिए गए हैं, ठीक है ना। उसके बाद अब जो एनडीसी सब पब्लिश होंगे वो 2025 में जो है वो सबमिट करने पड़ेंगे, ठीक है ना। रिपोर्ट क्या कहती है, तो रिपोर्ट ने बेसिकली एक 45 पेज की रिपोर्ट है विच लेज आउट 17 की फाइंडिंग्स दैट ओवरऑल सजेस्ट दैट वर्ल्ड इज नॉट ऑन ट्रैक टू अचीव पेरिस एग्रीमेंट टारगेट। कि वर्ल्ड जो है वो अचीव नहीं कर पाएगा इस ट्रैक पे अगर चलेगा तो। दो देयर वाज स्टिल अ रैपिडली नैरोइंग विंडो फॉर कंट्री टू गेट देयर एक्ट टुगेदर। लेकिन अभी भी थोड़ा सा रैपिड विंडो बची हुई है, नैरो विंडो बची हुई है जहाँ पे एक साथ काम करके जो है कुछ चीजें अचीव की जा सकती हैं। तो ये यहाँ पे बताया है। और जो 17 हेडलाइन स्टेटमेंट वो है दिए गए हैं इस रिपोर्ट में, वो बेसिकली वो कहते हैं कि गवर्नमेंट्स नीड टू सपोर्ट वेज टू ट्रांजिशन देयर इकोनॉमीज अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल बिजनेस एंड दैट स्टेट्स एंड कम्युनिटीज मस्ट स्ट्रेंथन एफर्ट। की जो कम्युनिटीज है उनको एक साथ आने की जरूरत है, और जो फॉसिल फ्यूल बिजनेस है उसको उससे हटके जो कम्युनिटीज हैं उनको अपने एफर्ट जो है वो स्ट्रेंथन करने चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक और रिपोर्ट का भी जिक्र किया गया, यूनाइटेड नेशंस एमिशंस गैप रिपोर्ट की बात की गई, जो कि जिसका इसमें जो ये सिंथेसिस आई स्टॉक टेक रिपोर्ट उसमें इसने हाईलाइट किया। तो यूनाइटेड नेशंस एमिशन गैप रिपोर्ट की बात की गई, उसने रिपोर्ट किया कि 23 बिलियन टन ऑफ CO2 वर रिक्वायर्ड टू बी कट टू कीप एमिशंस इन लाइन विद पेरिस एग्रीमेंट। अगर पेरिस एग्रीमेंट की लाइन में रहना है, 2 डिग्री सेल्सियस का राइज था उसको कर्टेल करके 1.5 तक रखना था प्री इंडस्ट्रियलाइज्ड लेवल से, तो उसके लिए कम से कम 23 बिलियन टन जो CO2 है वो उसको एमिशन कट करना पड़ेगा। लेकिन अगर करंट प्लेस देखें कंट्रीज के, तो अगर वो पूरी तरह से इंप्लीमेंट भी करते हैं तो वो केवल 2 से 3 बिलियन जो है टन तक CO2 एमिशंस कट कर पाएंगे, और जो एमिशन गैप रह जाएगा वो अभी भी 20 बिलियन टन का एमिशन गैप अभी भी है, ठीक है ना। की फाइंडिंग्स रिपोर्ट की बात करें अगर, तो पहला तो ये कि जो पेरिस एग्रीमेंट है इट हैज गैल्वेनाइज्ड कंट्रीज इनटू सेटिंग गोल्स एंड सिग्नलिंग द अर्जेंसी ऑफ द क्लाइमेट क्राइसिस, की क्लाइमेट क्राइसिस की अर्जेंसी को बता रहा है। दूसरा यह है कि जो अभी हमने बताया था कि जो
फोसिल फ्यूल बिजनेस है उससे इकोनॉमीज को ट्रांजिशन करने अवे करने की जरूरत है, और स्टेट्स को कम्युनिटीज को जो स्ट्रेंथन करने की जरूरत है एफर्ट्स की। तीसरा ऑथर ने बताया कि स्टेट किया कि दैट मच मोर एम्बिशन वाज नीडेड टू रिड्यूस ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बाय 43% बाय 2030 एंड फर्दर बाय 60% 2035 एंड रीच नेट जीरो CO2 एमिशन बाय 2050 ग्लोबली। ये बताएं कि 43% तक आपको रिड्यूस करना है ग्रीन हाउस गैस एमिशन को 2030 तक, 60% 2035 तक, और नेट जीरो तक आपको 2050 तक ग्लोबली रीच करना है। फिर रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, इट हैज टू बी स्केल्ड अप एंड ऑल अनएबेटेड फॉसिल फ्यूल्स वर टू बी रैपिडली एलिमिनेटेड। जितने भी आपके फॉसिल फ्यूल्स उन सबको आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा जितनी जल्दी हो सके उतना। फिर डिफोरेस्टेशन और लैंड डिग्रेडेशन जो है उनको रोकना पड़ेगा, और साथ ही साथ उनको रिवर्स करना पड़ेगा, रोकना ही नहीं उनको रिवर्स करना है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्रिटिकल टू रिड्यूसिंग एमिशंस एंड कंजर्विंग एंड एनहांसिंग कार्बन सिंक्स हैव टू बी एनकरेज। वही सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि एग्रीकल्चर में ही सबसे कम आपका बेटरमेंट हो सकता है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस का, तो उसको आपको देखना पड़ेगा कि आप सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ जाएं, ठीक है ना। और कार्बन सिंक्स है उनको कंजर्व करना है, एनहांस करना है कार्बन सिंक्स को, ठीक है ना, उनको एनकरेज करना है। फिर ये बताया कि ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग होनी चाहिए ऑन एडेप्टेशन कुड फैसिलिटेट एंड एनहांस अंडरस्टैंडिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन, कि जो आप एडेप्टेशन मेजर्स ले रहे हैं उसमें आपकी रिपोर्टिंग ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ठीक है ना। फिर फिर बोला है सपोर्ट फॉर एडेप्टेशन एंड फंडिंग अरेंजमेंट्स फॉर अवर्टिंग मिनिमाइजिंग एंड एड्रेसिंग लॉस एंड डैमेज फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज नीडेड टू बी रैपिडली स्केल्ड अप फ्रॉम एक्सपेंडेड एंड इनोवेटिव सोर्सेज। तो एक्सपेंडेड और इनोवेटिव सोर्सेज आपको जो एडेप्टेशन के लिए सपोर्ट जो है फंडिंग अरेंजमेंट करने के लिए, और जो भी क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट है उसको मिनिमाइज करना है, अवर्ट करना है या एड्रेस करना है लॉस को, डैमेज को, तो वो इनोवेटिव सोर्सेज की वहाँ पे जरूरत है। फिर बताया फाइनेंशियल फ्लोज दीज नीड टू बी मेड कंसिस्टेंट बनाना पड़ेगा आपको विद क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट टू मीट अर्जेंट एंड इंक्रीजिंग नीड। फिर बताया एक्सेस टू क्लाइमेट फाइनेंस इन डेवलपिंग कंट्रीज नीडेड टू बी एनहांस्ड। वही बात हुई है जो $100 बिलियन की बात हुई थी उसको आपको एनहांस करना पड़ेगा, आपको वो देना पड़ेगा, आपको फाइनेंसिंग करनी पड़ेगी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, है ना। इम्पैक्ट क्या रहा है भाई, तो क्योंकि दिल्ली डिक्लेरेशन में भी इसके लिए जिक्र हुआ था, द दिल्ली डिक्लेरेशन फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर्मली रिकॉग्नाइज द मैसिव जंप इन फाइनेंस नेसेसरी फॉर द वर्ल्ड टू ट्रांजिशन टू ए रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी। वहां पे पहली बार फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया था मैसिव जंप की जरूरत है फाइनेंसिंग में अगर हमें ट्रांजिशन करना है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, और वहां पे सीधा सीधा डिक्लेरेशन में नोट किया गया था कि देयर इज अ नीड फॉर $5.8 to 5.9 ट्रिलियन US डॉलर की जरूरत है इन द प्री 2030 पीरियड रिक्वायर्ड फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, और $4 ट्रिलियन पर ईयर जो है क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी बाय 2030 टू रीच नेट जीरो बाय 2050। अगर 2050 पे हमें नेट जीरो पहुंचना है तो 2030 तक हर साल लगभग $4 ट्रिलियन जो है आपको क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे जो है बात हुई है, ठीक है ना। व्हाट इज द बैटल ओवर द प्लो सिंबल इन लद्दाख। तो प्लो सिंबल पे जो बैटल चल रहा है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 6 को जो है रिप्रीमेंड किया है किसको, LG एडमिनिस्ट्रेशन को ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख फॉर प्रोक्रेस्टिनेटिंग रिजर्विंग द प्लो एज ए पार्टी सिंबल फॉर दोज कैंडिडेट्स कंटेस्टिंग ऑन द नेशनल कॉन्फ्रेंस टिकट्स इन द LAHDC के इलेक्शन, ठीक है ना, जो लद्दाख में इलेक्शंस होने वाले हैं वहाँ पे, उसमें उन्होंने बोला है कि आप एक तरह से डेलिबरेटली डिले किया गया है, ठीक है ना, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल इलेक्शंस में, ठीक है ना। बाकी और देख लेते हैं एक बार, तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको रिप्रीमेंड क्यों किया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला फेलियर टू अबाइड बाय टू ऑर्डर्स ऑफ द J&K हाई कोर्ट एंड लद्दाख। J&K हाई कोर्ट और लद्दाख ने जो अगस्त 9 को और अगस्त 14 को जो है ऑर्डर दिए थे, उन्होंने अलाउ किया था नेशनल कॉन्फ्रेंस को टू रिटेन द प्लो एज इट्स पार्टी सिंबल इन लद्दाख, और उसके अगेंस्ट जो है एक तरह से दिया। एपेक्स कोर्ट हैड हिंटेड एट ए डेलिबरेट डिले बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, और एपेक्स कोर्ट ने ये बोला कि आप डेलिबरेटली एक तरह से इसको डिले कर रहे हैं, ठीक है ना। आफ्टर दैट इन 2019 इटसेल्फ, तो जम्मू कश्मीर का रिओर्गेनाइजेशन हुआ था 2019 में, आपको पता है सभी को 5 सितंबर को ये जो J&K रिओर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो पास हुआ था। उसके बाद जो है 2019 में जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया नेशनल कॉन्फ्रेंस एज ए पार्टी फॉर द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर यूटी के लिए जो है रिकॉग्नाइज कर लिया था नेशनल कॉन्फ्रेंस को, उसका सिंबल भी रिटेन करने दिया था। वहीं पे लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसने डिनाई किया है पार्टी सिंबल ऑन द ग्राउंड दैट द रिजर्व सिंबल प्लो has to be notified by the Election Commission of India itself for Ladakh and not by the UT of Ladakh। उन्होंने बोला कि जो इलेक्शन जो प्लो का सिंबल है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नोटिफाई करना है उसके लिए, ना कि यूटी ऑफ लद्दाख को, ठीक है ना। हाउ डिड द नेशनल कमीशन डिफेंड इट सिंबल, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो उसने कैसे अपने सिंबल को डिफेंड किया है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो करंट पॉलिटिकल पार्टी है वो पावर में है
इसी ऑटोनोमस हिल डिस्ट्रिक्ट में, कारगिल में। और पार्टी ने जो है 30 मेंबर की जो ये काउंसिल है उसमें से 10 सीटें जो है वो उसने जीती थी। और ये सिंगल लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी जो है 2018 के हिल काउंसिल इलेक्शन में इमर्ज हुई थी। तो एक तो ये चीज है। दूसरा, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है एक्यूज द इलेक्शन अथॉरिटी ऑफ लद्दाख ऑफ बायस इन डिनाइंग देम द पार्टी सिंबल। उसने कहा कि एक तरह से बायसनेस है ये उनकी, क्योंकि उनको सिंबल डिनाई किया जाता है। वहां पे उन्होंने आम आदमी पार्टी को जो सिंबल अलॉट किया गया था उसको यहाँ पे कोट कर दिया कि आप एक बाहर की पार्टी को तो आप उनके सिंबल को जो है यूज करने दे रहे हैं, लेकिन जो स्टेट की जो खुद की वहाँ की पार्टी है, जो वहाँ पे इलेक्शन में उसकी काउंसिल में उसकी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, आप उसको कैसे डिनाई कर रहे हैं। ठीक है ना। तो यही सारा कुछ इसमें डिस्कस हुआ है। द बर्थ एंड एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। तो आर्टिकल 370 के रिगार्डिंग यहाँ पे 3 बेसिकली बुक्स जो है वो डिस्कस होते हैं। प्री में कई बार बुक्स पे सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, तो सिर्फ बुक्स का नाम देखना है आपको। पहली है ए मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, द ट्रबल्ड ईयर्स ऑफ महाराजा हरि सिंह 1925-1949। और इसके जो ऑथर हैं, राइटर हैं, वो है हरबंश सिंह। ये 3 वॉल्यूम में आने वाली इसकी पहली वॉल्यूम जो है वो रिलीज की गई है। वहीं पे जो दूसरी बुक है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के रिगार्डिंग है। ए जी नूरानी की ये बुक है और बुक का नाम है आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है जम्मू कश्मीर की उसके रिगार्डिंग वहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे एक फैक्ट और अच्छा बताया गया है कि जो एनेक्टमेंट हुआ था आर्टिकल 370 का, वो हुआ था अक्टूबर 17 1949 को। तो मेंस में आप इसको लिख सकते हैं अगर कोई जम्मू कश्मीर रिओर्गेनाइजेशन आर्टिकल 370 से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन आता है तो ये आप याद रखेंगे, मेंस के लिए फैक्ट है। ठीक है। फिर फर्दर बात करेंगे, ये आर्टिकल 370 जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कंट्री का, इंडिया का बना था, तब ये था, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना। ये मत सोचना कि ये बाद में आया है। हाँ, 2019 और उसके बाद जो 2019 में सभी को पता है कि जो स्टेट है उसका रीऑर्गेनाइजेशन किया गया था, तो उसके बाद जो एक किताब लिखी गई, ए डिसमेंटल्ड स्टेट द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ कश्मीर आफ्टर आर्टिकल 370। और ये किताब लिखी है अनुराधा भसीन ने। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछी जा सकती है प्री वगैरह में या बुक से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स है उनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे आपको याद रखना अगस्त 5 2019 को जो है वो एब्रोगेट कर दिया गया था आर्टिकल 370 को। ठीक है ना। तो ये तीनों बुक अगर देखें तो हरबंश सिंह की जो है वो एक हिस्टोरिकल नैरेटिव है, वहीं अगर ए जी नूरानी की देखें तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल जर्नी को बताता है, और अनुराधा भसीन की जो है वो कंटेम्पररी जर्नलिस्टिक एक्सप्लोरेशन है जो कलेक्टिवली अनरेवल द रीजन्स इंट्रिकेट टेपेस्ट्री। ये तीनों ही बुक कहीं ना कहीं जो रीजन की टेपेस्ट्री है इंट्रिकेट उसको बताने का काम कर रही है। ठीक है ना। तो आर्टिकल 370 के रिगार्डिंग ये मेनली, और जम्मू कश्मीर से रिलेटेड 3 बुक्स थी। तो दिस इज इट रिगार्डिंग टुडे डिस्कशन। होप आपको डिस्कशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक जरूर कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। सो थैंक यू।